हेलो फ्रेंड्स, देखिए मेरे पास आज एक फ़ोन आया है जो कि MI Note 4 है। इसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं आपको अभी पहले बताता हूँ। देखिए इसमें कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी लाइट अभी नहीं है। मैंने चार्जिंग में लगा के चेक किया मैंने एक बार, तो मैं इसको एक बार ऑन करता हूँ। देखिए वाइब्रेशन हुआ, MI लोगो पे आया, लेकिन फिर ये चला जाता है। मैं चार्ज में भी लगा के देख लेता हूँ एक बार। देखिए चार्ज में लगाने के बाद भी कोई इसका आउटपुट नहीं है, कोई भी डिस्प्ले, कोई भी ग्राफिक्स नहीं है। सेट लोगो पे आने के बाद तुरंत ब्लैंक हो जाता है। खाली MI एक बार लिखा हुआ आता है, फिर ब्लैंक हो जाता है। देखिए फ़ोन अभी ऑन भी नहीं हो रहा है, ऑन होता है और LCD में कोई भी फ़ोटो नहीं है और बैटरी भी फुल चार्ज है। मैंने चार्जिंग में लगा के भी चेक किया है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है ये रीसेट लाइन का प्रॉब्लम है, जो कि डायरेक्ट CPU से आता है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। देखिए फिर फ्रेंड्स, मैंने इसको चार्ज पे लगाया है, लेकिन कोई भी चार्जिंग नहीं हो रहा है इसमें। देखिए इस चार्जिंग का सिंबल दिखा रहा हूँ वहाँ पे कि फ़ोन हमारा ऑन है। तो मैं एक बार ऑन करके देखता हूँ। हैंडसेट ऑन होता है, पर LCD ब्लैंक है। MI के नोट 4 जो फ़ोन्स हैं, ज़्यादातर ये प्रॉब्लम उसमें दिखा जाता है। तो अब मैं आपको इसका एक रीसेट लाइन का जो प्रॉब्लम होता है, जिसकी कहाँ से आता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट है, इसमें जो कि रीसेट लाइन का है उसमें 1.8 वोल्टेज आना चाहिए, जो कि अभी नहीं आ रहा है। हैंडसेट हम लोग का ऑन है। हैंडसेट हम लोग का ऑन हो चुका है, लेकिन ब्लैंक था, इसीलिए फिर एक बार चेक कर लेते हैं ऑन करके। देखिए वोल्टेज यहाँ पे एकदम नहीं है, 0.002, 1.7 वोल्टेज के PWM वोल्टेज है, लेकिन रीसेट वोल्टेज जो है वो यहाँ पर नहीं आ रही है। तो हम लोग इसका जो लाइट की वोल्टेज है, एनोड वोल्टेज, वो आ रही है कि नहीं वो भी एक बार चेक कर लेंगे। तो इसका जो एनोड पॉइंट जो है, तो वो हमको अगर नहीं पता कैसे चेक करना है, वो आपको चेक करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि डिस्प्ले कनेक्टर पर बैटरी जितना वोल्टेज कौन से पॉइंट पर आ रहा है। वही हमारा LCD का एनोड पॉइंट है, जो कि लाइट का पॉजिटिव पॉइंट है, जहाँ पे कि बूस्ट वोल्टेज आता है। देखिए ये हम लोग का बूस्ट वोल्टेज वाला पॉइंट है। तो इस पर हम लोग एक बार रेड पोर्ट रखेंगे और हैंडसेट को ऑन करेंगे। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि यहाँ पर बूस्ट वोल्टेज बन रहा है कि नहीं। ज़्यादातर फ़ोन्स में जो प्रॉब्लम होता है वो लाइट का प्रॉब्लम होता है, उस कंडीशन में ग्राफिक्स आपका बनता है। तो देखिए हैंडसेट अभी मैं ऑन करता हूँ। हैंडसेट ऑन हो चुका है। अभी हम लोग इसका बूस्ट वोल्टेज इसमें आ रहा है कि नहीं चेक करते हैं। देखिए बूस्ट वोल्टेज पूरा बन रहा है, 29 वोल्टेज का तकरीबन बन रहा है, और फिर ये ड्रॉप हो जा रहा है 15 वोल्ट में। इस कंडीशन में देखिए स्क्रीन जो है ब्लू आता है। तो देखिए मैं आपको फिर ऑन करके दिखाता हूँ एक बार। वाइब्रेशन
वाइब्रेटर की तरफ थोड़ा देखिएगा ध्यान से, इससे आपको पता चलेगा। देखिए ऑन हो रहा था, बट कोई भी ग्राफिक्स अभी तक इसमें नहीं दिख रहा है, कोई भी ग्राफिक्स इसमें नहीं है। कोई तरह का लाइट खाली हल्का जलता है ब्लू टाइप का, क्योंकि ग्राफिक्स अगर नहीं होगा तो लाइट भी नहीं जलता है। अगर आपका प्रॉब्लम लाइट सेक्शन से है तो, या ग्राफिक्स सेक्शन से है तो कभी भी MI Note 4 में आप चेक करिएगा। अगर आपका ग्राफिक्स बनता है और लाइट नहीं आता है तो वो प्रॉब्लम लाइट सेक्शन से होगा। अगर आपका लाइट आता है, ग्राफिक्स नहीं बनता है, तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम CPU से होता है। तो हम अभी इसमें CPU को रिवॉल्व करेंगे, क्योंकि रीसेट लाइन का जो पॉइंट है वो डायरेक्ट, कोई बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है, एक रजिस्टर उसमें दिया हुआ है, जो कि मैंने चेक किया था वो ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट लाइन CPU से गई हुई है, वहाँ रीडिंग परफेक्ट है, बट वोल्टेज कुछ भी नहीं है। मैं आपको ठीक करने के बाद भी मेजर करके बताऊंगा कि वहाँ पर कितना वोल्टेज आना चाहिए। तो रीसेट लाइन का जो वोल्टेज वहाँ पर नहीं आ रहा है, जो कि 1.78 के तकरीबन 1.8 के लगभग आना चाहिए। तो अभी हम इसका CPU को रिवॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग चेक करेंगे कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, हम लोग पहले थोड़ा पेज दे देंगे ताकि मदरबोर्ड फूले नहीं। तो ध्यान में रखना है, जो कवर है इसका प्रोटेक्शन कवर, जो कि हर IC के आजू बाजू में लगाया जाता है, उसको आपको उठा लेना है। तो थोड़ा सा पेस्ट उसमें देना खूब ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई अगर रहेगा तो मदरबोर्ड आपका फूल सकता है, हीट की वजह से मदरबोर्ड डैमेज हो सकता है और मदरबोर्ड आपका उस वजह से ख़राब भी हो सकता है। तो धीरे धीरे हमें प्रोटेक्शन कवर को हटाना है। उसके बाद हम CPU को रिमूव करेंगे और रिवॉल्व करेंगे। रिवॉल्व करने के बाद हम चेक करेंगे कि हम लोग का फॉल्ट जो है ठीक हुआ है कि नहीं। ये कवर हम लोग का हट चुका है और आजू बाजू में कोई भी कंपोनेंट अभी रिमूव नहीं हुआ है, सब ठीक है। तो थोड़ा सा पेस्ट दे लेंगे और हेड को चारों तरफ घुमाएंगे। तो ध्यान रखना है कि हमें एक ऐसी जगह खोजनी है जहाँ से हमें ब्लेड को IC के अंदर देखिए। तो हमें ऐसी एक जगह मिल चुकी है जहाँ IC के नीचे हमें ब्लेड को घुसाना है। तो फ्रेंड्स, हल्के हल्के IC को हल्के हल्के तरह से उठाना है और हीट को चारों तरफ घुमाते रहना है जब तक IC आपका थोड़ा सा ड्राई ना हो जाए, तब तक आपको उठाना नहीं है और ज़बरदस्ती नहीं करना है। ज़बरदस्ती करने से कोई भी बॉल आपका डैमेज हो सकता है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं धीरे धीरे ब्लेड को IC के नीचे घुसाता हूँ और उसके बाद कैसे IC को रिमूव करता हूँ। देखिए हम लोग का IC रिमूव हो चुका है। तो फिर सेम वही प्रोसेस है, हमें पहले पेस्ट की मदद से, शोल्डर की मदद से जगह को पहले क्लीन करना है।
देखिए, मेरा लाइव वीडियो दिखाने का मकसद बस यही है कि आप भी अच्छे तरीके से काम कर सकें, क्योंकि लाइव काम करने में, वीडियो बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो फ्रेंड्स, आपसे यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है, बस आपको उससे प्रैक्टिस करना है, मन लगा के करना है। तो जितना हो सके दूसरों के भरोसे मत रहिए, अपने आप काम को करने की कोशिश करिए। एक बार नहीं होगा, 2 बार नहीं होगा, तीसरी बार में ज़रूर होगा। तो आने वाले टाइम में काम इस तरह ही क्रिटिकल होते जाएगा, तो कब तक आप ये काम दूसरों से करवाओगे, इधर उधर पूछताछ करोगे। तो जितना हो सके मेरे काम करने का, जो दिखाने का जो मतलब है, वो ये है कि आप अपने आप अपना हैंड स्किल को ठीक करिए। पहले मेरा भी हैंड स्किल ठीक नहीं था, तो मैंने भी प्रैक्टिस कर करके अपने हैंड स्किल को ठीक किया है। तो जितना हो सके पहले आप बिना पेस्टिसाइड वाला जो आईसी है उसी को निकाल के रिवॉल्व करके बार बार लगा के देखिए, ताकि आपका हैंड स्किल ठीक हो जाए। उसके बाद आप ब्लैक पेस्टिसाइड उठाइए, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी आपको। लेकिन आपको प्रैक्टिस जो है खुद ही करना है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा, जब तक आप खुद काम को नहीं करेगा, तब आपको पता नहीं चलेगा कि काम कितना मुश्किल है। जो काम मुश्किल होता है उसे बार बार करिए, वो काम आपके लिए आसान हो जाएगा। क्योंकि पहले हर काम मुश्किल ही होता है, आने के बाद फिर वो आसान हो जाता है। तो पहले आपको उस मुश्किल काम को करते रहना है, उसको आसान बना लेना है। देखिए, जो सीपीयू हम लोग का जो मदरबोर्ड है वो हमने अच्छी तरह क्लीन कर लिया है। अब हम सीपीयू को भी रिवॉल्व कर लेंगे। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल में काम करना है, सीपीयू जो ड्राई हो गया था, तो हमें देखना है बहुत सा जो सीपीयू का पिंस है वो काफ़ी ड्राई हो चुका है। तो पहले हमें उसके ऊपर शोल्डर की मदद से उसके ऊपर एक शोल्डर की लेयर बना देनी है, जिससे रिवॉल्विंग करने के टाइम कोई भी दिक्कत ना आए। और ध्यान में रखिए, तो जो आपका सीपीयू के बीच में एक रजिस्टर या फ्यूज टाइप का कुछ होता है, जो कि फ्यूज़ है, एक्चुअली वो शॉर्ट ही रहता है। वो एक करंट सेंस का काम करता है, सेंसिंग के लिए वो एक रजिस्टर होता है। तो उससे उस सेंस जो रजिस्टर है, जो कंपोनेंट जो उसमें लगा हुआ है, तो हो सके तो उसको पहले रिमूव कर लीजिए, क्योंकि वो डैमेज भी हो सकता है साफ़ करने के टाइम पे। तो सीपीयू को हमको साफ़ करते रहना है, ताकि वो अच्छी तरह से सोल्डरिंग हो जाए। कि मेन जो प्रॉब्लम है वो सीपीयू से है, तो हमें पहले उस सेंसिंग जो रजिस्टर है उसे निकाल लेना है। उसके बाद फिर से हम सीपीयू को रिवॉल्व कर लेंगे, क्योंकि उस सेंसिंग रजिस्टर जो है उसको हम रिमूव नहीं करते हैं, तो रिवॉल्विंग के टाइम वो ख़राब हो सकता है, या कट सकता है, टूट सकता है। तो उससे भी हमारे हैंडसेट में प्रॉब्लम आ सकती है।
तो फ्रेंड्स अब मैं देखिए इसको रिवॉल्व करता हूँ। अगर आपके पास सेम स्टेंसिल है तो आप स्टेंसिल से कर सकते हैं। तो जितना हो सके सीपीयू के लिए पार्टिकुलरली एक स्टेंसिल ले लीजिए आप। एमएमसी के लिए तो मिलती है, एक स्टेंसिल लेने से ही आपका काम चल जाता है। बट सीपीयू के लिए आपको अगर उसी मॉडल का स्टेंसिल लीजिएगा तो काफ़ी अच्छा डिबॉलिंग होता है। आप यूनिवर्सल से भी कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सल से प्रॉब्लम होता है कि उससे पीपीडी ज़्यादा वेस्ट होता है और दिक्कत भी काफ़ी आती है। यूनिवर्सल लेनी है तो आपको ओरिजिनल कंपनी की लेनी पड़ेगी, वो काफ़ी अच्छी होती है, तो उसमें प्रॉब्लम्स नहीं होती है। देखिए हम लोग का आईसी रिवॉल्व हो चुका है, तो हम इसे कटर की मदद से थोड़ा सा कटिंग करके प्लेन कर लेंगे आईसी को, कि कोई भी बॉल ऊंचा नीचा ना हो जाए। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस तरह से काम करता हूँ मैं प्रॉपर आपको पूरा नॉलेज इसमें देता हूँ। तो अब हमें आईसी को वॉश कर लेना है। उसके बाद हमें थोड़ा पेस्ट देके थोड़ा सा आईसी के बॉल्स को पूरा एकदम अच्छा से बना लेना है। तो रजिस्टर वाला जो जगह था वो शॉर्ट हो चुका था, तो उसको हमको थोड़ा सा साफ कर लेना है। उसके बाद हम लोग बॉल्स को एक बार से फिर ड्राई सोल्ड करेंगे और सेंसिंग रजिस्टर को लगा देंगे। तो कोई भी शॉर्टिंग हमारे इसमें है नहीं अभी। देखिए बॉल्स एकदम पूरा एकदम फर्स्ट क्लास बन चुका है। अब हम रजिस्टर को लगा लेंगे। देखिए कितना अच्छे तरीके से इसमें सब कुछ लग चुका है। अब हम सीपीयू की जगह को फिर भी थोड़ा सा अच्छे तरह क्लीन कर लेंगे। देखिए काम जितना सफाई से करिएगा तो आपके काम का सक्सेस होने की जो गुंजाइश है वो बढ़ जाती है। आपका कॉन्फिडेंस रहता है कि मेरा काम 100% सक्सेस होगा ही। अंदर कॉन्फिडेंस रखिए काम को करने की, तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो अब मैं देखिए आईसी को दिखाता हूँ। आईसी एकदम पूरा जैसे था एकदम अच्छी तरह से रिवॉल्व हो चुका है। अब मैं देखिए आईसी को लगा देता हूँ। आपको कोई भी चिमटी से पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप सेम इस मेथड से काम करिए, आपका कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं सीपीयू को लगाने टाइम कभी भी चिमटी यूज़ नहीं करता हूँ, क्योंकि सीपीयू को लगाना बहुत इजी है। सबसे जो इजी है वो सीपीयू को लगाना है, और कोई भी आईसी इतना इजीली नहीं बैठता है। पहले लगता था मुझे कि सीपीयू को लगाना बहुत मुश्किल है, बट सीपीयू को लगाना ही बहुत आसान है। अगर आप बोर्ड को अच्छे से क्लीन करते हैं, सीपीयू का बॉल्स अच्छे से कटिंग करते हैं, पूरा प्लेन करते हैं, तो सीपीयू को खाली बिठा दीजिए, हल्का हीट दीजिए, थोड़ा पेच दीजिए, सीपीयू ऑटोमेटिक बोर्ड से चिपक जाता है। देखिए मैं पहले नहीं बाद में चिमटी से थोड़ा सा हिलाता हूँ, लेकिन पकड़ के सीपीयू को नहीं कभी भी चिमटी से रखता हूँ। तो जैसे तरह से मैंने काम किया है, मैंने सब जो नॉलेज है आपसे बांटी है, तो उसी तरह काम को करिए, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मदरबोर्ड को थोड़ा सा हम लोग ठंडा कर देते हैं।
मेरे पास एक छोटा फ़ैन है जिसकी मदद से मैं मदरबोर्ड को ठंडा कर लेता हूँ। तो ध्यान रखिए, आप भी इस तरह से कुछ जुगाड़ करके पंखे का छोटे से या कुछ भी जैसे आपको अच्छा लगे जो आप कर सकें, तो मदरबोर्ड को ठंडा करने के लिए कुछ देसी जुगाड़ करके रखिए जिससे मदरबोर्ड जल्दी से ठंडा हो सके। कि सारा दिन में जो काम करते हैं, अगर मदरबोर्ड को ठंडा करने में अगर आधा घंटा लग जाए तो काम आपका लेट हो सकता है। तो मैंने छोटा पंखा का अरेंजमेंट करके रखा था जिससे मदरबोर्ड काम करने के बाद तुरंत ठंडा किया जा सके, क्योंकि तुरंत वॉश करने से भी डैमेज हो सकता है। तो अब हम लोग हैंडसेट को चेक कर लेते हैं कि हम लोग का जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। तो हैंडसेट तो चालू नहीं हो रहा है, देखिए चालू हो गया है, शायद ऑन स्विच में प्रॉब्लम था। देखिए हैंडसेट में हम अभी वोल्टेज को मेजर करें कि हम लोग का जो रीसेट लाइन का जो वोल्टेज था वो भी पर्टिकुलर आया है कि नहीं। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए 1.7 वोल्टेज हम लोग का आ चुका है। तो इस कंडीशन में हम लोग का जो ग्राफिक्स है उसको आना ही पड़ेगा। तो वो ग्राफिक्स 110% आएगा। अब हम लोग फ़ोन को एक बार चेक कर लेते हैं कि फ़ोन हम लोग का फुली वर्किंग कर रहा है क्या। देखिए किसी ने इसको जो सॉफ्टवेयर भी पहले मारा होगा कि जो प्रॉब्लम था वो तो रीसेट लाइन का था, पर किसी ने टेक्नीशियन ने सोचा कि इसमें फ़ोन ऑन होकर बंद हो जाता है, मतलब सॉफ्टवेयर इशू है। बट सॉफ्टवेयर का इशू नहीं था, तो उसने सॉफ्टवेयर इसमें कर दिया, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। तो अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, हैंडसेट हम लोग का ऑन हो गया है। तो उस कंडीशन में अभी ये FRP लोगो पे आ गया है। इसका FRP को हम लोग बाद में हम लोग रिमूव कर लेंगे। और फिर से मैं आपको फ़ोन एक बार कंटिन्यू फुली ऑन करके दिखाता हूँ। देखिए हैंडसेट अभी फुली ऑन हो रहा है। लाइट हम लोग का बंद नहीं हुआ है। देखिए एंड्रॉयड लोगो भी आ गया है, ऑप्टिमाइजिंग चल रहा है। तो पहले जो हम लोग का फ़ोन था लो पे आने के बाद बंद हो जाता था। देखिए हैंडसेट हम लोग का ऑन हो चुका है। तो हम लोग थोड़ा सा नेट करके भी देख लेते हैं कि कोई प्रॉब्लम या कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली हम लोग ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर MI के Note 4 में तो कंपलसरी आता ही है। देखिए इसमें FRP लोग लगा हुआ है, जो कि किसी ने सॉफ्टवेयर मारा था, तो उसकी वजह से आ सकता है शायद। हम लोग हैंडसेट ऑफ कर लेते हैं, तो प्रॉब्लम हम लोग का सॉल्व। थैंक यू, प्लीज़ वॉच।